अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ पाकिस्तान हिस्सा दोम 10th क्लास चैप्टर 1। आज हम जनरल ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत जो कि 1977 से लेकर 1988 तक जारी रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल ज़ियाउल हक क्या यानी कि इन्होंने जो दौरे हुकूमत में जो इस्लाहात की इस्लामी लिहाज से मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए जो इन्होंने इक़दामात किए, आज हम उनका तफसीली यानी कि जायज़ा लेंगे और उसके बारे में यानी कि डिस्कस भी करेंगे। तो जनरल ज़ियाउल हक ने इनका यानी कि मुख्तसर तारुफ भी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो इनका करवा दूं शुरू में ही कि जनरल ज़ियाउल हक यानी कि जब का पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने से लेके अब तक कोई 3 से 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं। लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में कुछ इस्लाहात भी, पाकिस्तान का अगर देखा जाए पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है, जिससे यानी कि जमहूरिया इधर किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक यानी कि यहाँ पर अवाम की राय का ख्याल रखा जाता है। अवाम की राय के मुताबिक यानी कि वज़ीर आज़म का और सदर का इंतखाब किया जाता है। अवाम के हकूक़ व फ़राइज़ का यानी कि एहतराम किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में बाज़ मौक़े पे 1947 से लेके अब तक कुछ ऐसे मौक़े आए जहाँ पर मार्शल लॉ लगाने की यानी फ़ौज ने ज़रूरत महसूस की। मुल्की हालात के यानी कि पेश नज़र अंदरूनी और बैरूनी यानी कि खिलाफशात भी कह सकते हैं, इख्तलाफात भी कह सकते हैं, साजिशें भी कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुल्क में अगर मार्शल लॉ लगा तो अगर उनके मार्शल लॉ देखा जाए तो हमारा टॉपिक है जनरल ज़ियाउल हक। इन्होंने अपने यानी कि जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया तो इन्होंने कुछ इस्लाहात की। इनकी इस्लाहात में से अगर जो चीज़ आज तक मानी जाती है वो ये है कि इन्होंने इस्लामी लिहाज से इस्लाम की बेहतरी के लिए यानी कि बहुत अच्छी इस्लाहात की। तो आज हम इनके यानी कि जो इन्होंने इस्लाहात की, कैसे इन्होंने दौरे हुकूमत संभाला, किस बुनियाद पर, किस बेसिक पर इन्होंने यानी कि मार्शल लॉ लगाया, उसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आज क्या है कि 1977 से लेके 1988 के दौरान पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के अहम पहलू बयान करें। ये पीछे से अगर देखें तो पेज नंबर बनता है जी, पेज नंबर 33 चैप्टर 1 यानी कि सफ़ा नंबर 33 और उसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 बनता है कि 1977 से 1988 के दरमियान नफाज इस्लाम के सिलसिले में की गई ज़ियाउल हक की कोशिशों का तफसीलन जिक्र करें। तो इसका जवाब इस सवाल के आगे आप पेज लिख सकते हैं, पेज नंबर 11, 12 और 13 पर इसका जवाब है। तो आज इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनरल ज़ियाउल हक का दौर कैसे यानी कि ये हुकूमती निज़ाम में आए, कैसे इन्होंने यानी कि सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला, कैसे इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, तो उसके बारे में आज हम तफसील से पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले जनरल ज़ियाउल हक का दौर 1977 1988 जो इधर मैंने पॉइंट में मेंशन कर दिया है पेज नंबर 11 पर ही अगर बुक से देखा जाए तो मैंने पॉइंट बना दिए हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं। जहाँ जहाँ मैं शॉर्ट क्वेश्चन कहता हूँ आपको वहाँ आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाई जाए, जहाँ जहाँ आपको एमसीक्यूज कहते हैं तो वहाँ एमसीक्यूज बनाइए। 2 टॉपिक हैं जो बहुत यानी कि बोर्ड के लिहाज से भी बहुत अहम है, तो इसको मैंने पॉइंट में मेंशन कर दिया। सबसे पहले मैंने पॉइंट बनाया 1977 के इंतखाबात। 1977 के इंतखाबात बुक पर यानी कि लाइन नंबर 1 है इस पैराग्राफ की। 1977 में यानी कि आम इंतखाबात हुए। अब इन इंतखाबात के यानी कि नतीजे में पीपल्स पार्टी को वाज़िया कामयाबी हासिल हुई। अब 1971 में भी इंतखाबात हुए थे जो मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग हो गया। अब उसके बाद जो है 1977 में दोबारा इंतखाबात किए गए, तो उसमें किस पार्टी को यानी कि फतह हासिल हुई, पीपल्स पार्टी को, जिसके सरबराह कौन थे, जुल्फ़िकार भुट्टो। इसके ऊपर आप शॉर्ट क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं कि 1977 के इंतखाबात में किस पार्टी को यानी कि फतह हासिल हुई, या 1977 के इंतखाबात में किस पार्टी ने यानी कि किस पार्टी ने
ओहदा संभाला सदर पाकिस्तान का? तो ये भी सवाल बन सकता है। तो इसका जवाब है 1977 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनकी पार्टी थी पीपल्स पार्टी, इस यानी कि पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात जीता, यानी कि इंतखाबात में हिस्सा लिया और यानी कि इंतखाबात में इन्होंने वाज़े अक्सरियत से फतह हासिल की। अब दूसरा पॉइंट क्या है, पाकिस्तानी कौमी इत्तेहाद। अब जब पीपल्स पार्टी को यानी कि पीपल्स पार्टी को फतह हासिल हो चुकी थी, दूसरी तरफ जो अपोजिशन थी जो उनके मुकाबले में थी 1977 में, उन्होंने क्या किया कि हुकूमत पर धांधली का यानी कि इन इंतखाबात में हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के नाम से एक तहरीक शुरू की और इस तहरीक का नाम निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से शुरू किया गया। इनका बेसिकली मकसद ये था कि पूरे मुल्क में इस्लामी निज़ाम को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो जिसके सरबराह कौन थे? मौलाना, ये तीसरे पॉइंट में मौलाना मुफ्ती महमूद। मौलाना मुफ्ती महमूद कौन थे? कौमी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के सरबराह की हैसियत से इन्होंने यानी कि एक तहरीक शुरू की जिसका मकसद ये था कि पीपल्स पार्टी को यानी कि ओहदे से हटाना, और इनकी एक बेसिकली वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो धांधली के ज़रिए जो है हुकूमत में दोबारा आई है। आगे पॉइंट नंबर 4, 7 मार्च 1977 कौमी असम्बली। अब 7 मार्च 1977 को कौमी असम्बली के, इससे भी आप MCQs भी काट सकते हैं, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि 7 मार्च 1977 को पाकिस्तान में किसके इंतखाबात हुए? कौमी असम्बली के। और इसमें किसको फतह हासिल हुई? ये भी शॉर्ट आप लिख सकते हैं ऊपर। तो 7 मार्च 1977 में कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए जिसमें वाज़े अक्सरियत से कामयाबी किसको हासिल हुई? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी पीपल्स पार्टी को। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया है कि जब कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए तो उसके बाद कौमी इत्तेहाद के नाम से एक तहरीक शुरू की गई पीपल्स पार्टी पर, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। अब 10 मार्च पॉइंट नंबर 5, 10 मार्च 1947 को किसके इंतखाबात होने थे? सूबाई असम्बली के। लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से जो तहरीक शुरू की जिसके यानी कि सरबराह मौलाना मुफ्ती महमूद थे, इन्होंने इससे यानी कि इन इंतखाबात का बाइकाट किया और हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया। आगे पॉइंट नंबर 6, 5 जुलाई 1977, 5 जुलाई 1977 को क्या लगाया गया? मार्शल लॉ। यानी कि इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब 10 मार्च को सूबाई असम्बली के इंतखाबात का बाइकाट किया गया, एक जो तहरीक शुरू की गई थी कौमी इत्तेहाद के नाम से, तो जुल्फ़िकार भुट्टो ने इनको यानी कि मुज़ाकरात की दावत दी। अभी मुज़ाकरात चल ही रहे थे इन दोनों के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान। लिहाजा 5 जुलाई 1977 को फौज के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया और भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलट कर रख दिया, यानी कि भुट्टो हुकूमत को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आप ये भी लिख सकते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ कब लगाया? तो जिसका जवाब है 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया या उनका तख्ता उलट दिया। अब पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 7, जुलाई 1977 से अगस्त 1988। अब जनरल ज़ियाउल हक ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा और सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला। अब इन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के बाद क्या किया? यानी कि 1977 से लेके 1988 तक, यानी कि इन्होंने कितने साल हुकूमत की? 11 साल। जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में 11 साल हुकूमत की। तो इस यानी कि हुकूमत के दौरान उन्होंने क्या क्या इस्लाहात की वह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब पॉइंट नंबर 8, 17 अगस्त 1988 को वफात। अब जनरल ज़ियाउल हक जो थे 17 अगस्त 1988 को, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जनरल ज़ियाउल हक ने कब वफात पाई और किस बेस पर, किस वजह पर? तो यहाँ पर जवाब लिख सकते हैं 17 अगस्त 1988 को आप एक हवाई हादसे में का शिकार हो गए जिसकी वजह से आपकी मौत वाक़या हो गई और आपने मुल्क में यानी कि पाकिस्तान पर 11 साल हुकूमत की।
तो मार्शल लॉ की बुनियाद पर ये था इनका जनरल ज़ियाउल हक का मुख्तसर तारुफ जो आपके सामने मैंने बयान किया है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे, जो पीछे से अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका मैंने आपको पहले भी दो तीन मिनट पहले बता दिया है। जो बोर्ड के लिहाज से बड़ा अहम है वो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, 1977 से 1988 के दौरान पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के अहम पहलू बयान करें। कि 1977 यानी कि जनरल ज़ियाउल हक ने 11 साल जो हुकूमत की उसमें उन्होंने हुकूमती निज़ाम चलाने के लिए, हुकूमती निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए, क्या क्या उन्होंने काम किए, उसके बारे में हम तफसील से आज पढ़ेंगे। पीछे से पेज नंबर 33 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, और अगर बुक पे देखा जाए सफ़ा नंबर 11, 12, 13 पर इसका जवाब है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने यानी कि पॉइंट्स में मेंशन कर दिया है। इसके 11 पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट्स को हम आज तफसील से इसका जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले मार्शल लॉ के बारे में आपको मैं बता दूं, तो मार्शल लॉ किसे कहते हैं। अगर मुल्क में मार्शल लॉ की अगर डेफिनेशन भी आपको समझाई जाए, जब मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए, जब सियासी पार्टीज़ जो पाकिस्तान मुल्क में सियासी यानी कि पार्टियों के दरमियान जो कशमकश है वो अरूज पर, सियासी कशमकश जो है वो चपलिश यानी कि ज़बानी आप भी कह सकते हैं, और यानी कि आप दूसरा भी हाथोपाई के हिसाब से भी कह सकते हो, अरूज पर पहुंच जाए, जहां मुल्क में फ्लस्ट्रेशन यानी कि फैल जाए, इंतशार फैल जाए, जहां मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए, अवाम का हकूक़ ना रखा जाए, और जहां पर बदअनवानी जो है वो अरूज पर पहुंच जाए, और तमाम सियासी पार्टीज़ जो हैं सिर्फ अपने अपने मौक़िफ़ को आगे रखें, अपनी यानी कि जंग में एक दूसरे से सबक ले जाने की सूरत में, एक दूसरे को यानी कि पीछे छोड़ जाने की सूरत में अवाम का ख्याल रखना भूल जाएं, जहां पर फिर मुल्क की कौमी सलामती को खतरा दरपेश हो, तो उसके तहत फौज जो है वो फिर अपना किरदार अदा करती है। वो किस सूरत में कि मार्शल लॉ लगा देती है। एक पार्टीज यानी कि मैंने आपको जैसे डेफिनेशन आपको तफसील से बताई कि एक पार्टीज या 2-3 पार्टीज का आपस में झगड़ा यानी कि मामला तय ना पाने, हड़तालें ज़्यादा हो जाना, कारोबार का बंद हो जाना, इंतशार फैल जाना, और सबसे बेसिकली जो बड़ी वजह है कि यानी कि मुल्क की कौमी सलामती को ख़तरा पेश या लाहक होना। तो उसके बाद अगर हुकूमत के फ़ौज का सरबराह कोई अपना किरदार अदा करता है यानी कि हुकूमत को ख़त्म कर देता है, तो इसे कहते हैं मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ में बेसिकली क्या किया जाता है कि फ़ौज के तहत जो सारी हुकूमत का निज़ाम चलाया जाता है। जब फौजी हुकूमत होती है तो कोई भी सियासतदान को इस चीज़ की मीडिया पे ना आने की इजाज़त होती है, ठीक, ना ही वो जल्द से जुलूस कर सकते हैं, और ना ही अपनी इलेक्शन कैंपेन वो चला सकते हैं बगैर फौजी इजाज़त के। फौजी हुकूमत क्योंकि आमरीत पर मौजूद होती है, जिसका सरबराह एक ही होता है, उसकी कमांड के तहत ही पूरे हुकूमत का फिर निज़ाम चलाया जाता है। चनाचे जनरल ज़ियाउल हक ने 11 साल जो है मुल्क में यानी कि हुकूमत की और मार्शल लॉ लगाया। तो इस मार्शल लॉ के दौरान इन्होंने क्या क्या इक़दाम किए, तो उसके बारे में हम आज तफसील से पढ़ेंगे। इसको मैंने पॉइंट में मेंशन कर दिया है। पहला पॉइंट क्या है, शरई अदालतों का क़याम। पहला पॉइंट शरई अदालतों का क़याम। 10 फरवरी 1979 को एक आर्डिनेंस जारी किया गया, यानी कि एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें तमाम हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंच कायम कर दिए गए। यानी कि इन्होंने यानी कि इस्लामी निज़ाम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कौन सा अदारा मुंतखब किया, अदालतों का, जहाँ पर लोग अपने केसेस लेके जाते हैं, जहाँ पर गरीब जो है इंसाफ की तलाश में जाता है कि आया मुझे इंसाफ मिल जाएगा। तो आपने शुरुआत किससे की कि हाई कोर्ट्स में यानी कि शरई अदालतें बेंच कायम किया। इसमें उलमा को बतौर जज रखा गया, और 1990 में शरीयत बेंचों की बजाय वफाकी शरीयत अदालत कायम की गई। अब यानी कि पहले हाई कोर्ट में शरीयत बेंच बिठाए गए। अब इसकी कामयाबी देखकर, क्योंकि तमाम फैसले इंसाफ के मुताबिक, शरीयत इस्लामी के मुताबिक किए जाते थे,
उसके तहत यानी कि इस कामयाबी इस जो काम शुरू किया, इसकी तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए ज़ियाउल हक ने यानी कि तमाम वफाकी शरई अदालत का कायम किया। एक अलग सी अदालत, पहले तो बेंच कायम किया हाई कोर्ट में, लेकिन इसकी कामयाबी के बाद बाकायदा तौर पर यानी कि अदालत कायम कर दी जो मातहत अदालतों के फैसलों के खिलाफ, जो यानी कि इस अदालत को यानी कि शरई अदालत जो खोली गई, इसका यानी कि इसके फैसले, ये जो फैसले करते थे जो मातहत इसके जो नीचे अदालतें थी जहाँ से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था, तो ये जो शरई अदालतें हैं ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक यानी कि फैसले सुनाती थी इंसाफ के पर मबनी। और इस्लाम की तशरीह और तौज़ीह भी की गई, इस्लाम को समझाया भी गया। वफाकी शरई अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुनती थी। अब वफाकी शरई अदालत में कोई फैसला अगर दे दिया है, उसको अगर अवाम जो केस है उसको नहीं यानी कि मानने पे मजबूर है, यानी कि मान नहीं रही, तो वो अपना फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो ज़ियाउल हक ने इस्लामी निज़ाम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यानी कि मुतारफ़ कराने के लिए सबसे पहले शरई अदालतों का क़याम किया। क्योंकि अगर आप देखें हम बेस अगर कहते हैं ना बच्चे की अगर बेस अच्छी होगी तो वो आगे भी अच्छा पढ़ेगा, 9th 10th में भी अच्छे नंबर लेके दिखाएगा। बेस कहाँ से बनती है? 1 2 या 3 से, राइटिंग की भी, लर्निंग पावर की भी। आप जो ने बेस कहाँ से शुरू की? अदालतों से, जहाँ से लोगों को इंसाफ मिला। क्योंकि मैं पहले भी बास लेक्चर में अगर रिसेंटली आप देखें तो मैं अपने लेक्चर में बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान का जो नज़रिया था वो नज़रिया क्या था? नज़रिया इस्लाम। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब पाकिस्तान का पूरा नाम आप अगर देखें तो अगर आपने सुना हो तो क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कि यानी कि इस्लामी जमहूरिया यानी कि जो निज़ाम है ये तो इस्लाम के मुताबिक चलता है, चलाना चाहिए, जो नहीं अब जो आपके सामने अब नहीं चल रहा। अब दुनिया में सिर्फ 2 रियासतें जो हैं वो सिर्फ इस्लाम के नाम पर वजूद में आई है। उसमें से एक मदीना की रियासत है जिसे रियासत मदीना कहते हैं, जिसे आजकल हमारे जो सियासतदान है जिसे बड़ा कहते हैं कि हम इस मुल्क को रियासत मदीना बना देंगे। तो एक दूसरी जो है वो कौन सी है? वो कौन सी रियासत है? रियासत पाकिस्तान। ये 2 रियासतें जो हैं जो बेसिकली अगर देखा जाए ये इस्लाम के नाम पे वजूद में आई हैं। तो बाकी भी कितने अरब ममालिक हैं, कितने इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन वो अपनी अपनी वजूहात की बुनियाद पर कायम हुए, उनके नज़रिए कुछ अलग थे। वैसे वो मुसलमान है लेकिन पाकिस्तान वह रियासत है और मदीना जो इस्लाम के नाम पर कायम की गई। तो ज़ियाउल हक ने भी इस्लामी निज़ाम, अब हम कहते हैं ना कि नवाज शरीफ ने ठीक है, नवाज शरीफ करप्ट है, फिर हम कहते हैं ज़रदारी करप्ट है, तो अगर देखा जाए इमरान खान को कहते हैं वो ठीक है, लेकिन अब मौजूदा हालात की वजह से आप सबको पता चल चुका है कि वो भी क्या है, ठीक है। अब हम ये निज़ाम जो है इस तरह ठीक नहीं हो, हम कहेंगे कि नवाज शरीफ आ जाए अब दोबारा इमरान खान की जगह, तो नवाज शरीफ जो है अपना निज़ाम, नवाज शरीफ अगर आ जाएगा तो नवाज शरीफ मुल्क का निज़ाम ठीक कर लेगा, ज़रदारी को आना चाहिए, ज़रदारी ठीक कर लेगा, या नीचे से कोई अगर आम इंसान है वो ऊपर आ जाए वज़ीर आज़म की चेयर पर वो निज़ाम ठीक कर लेगा। नहीं, ऐसे नहीं। पाकिस्तान का निज़ाम तब तक नहीं ठीक हो सकता जब तक इधर शरीयत इस्लामी यानी कि इस्लामी कानून नाफिज नहीं हो सकता, जब तक इधर, क्योंकि पाकिस्तान हमने किस बेस पर? इस्लाम की बेस पर। अब इस्लाम क्या कहता है? जो चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाएं, जो यानी कि कत्ल करता है उसे सरेआम कत्ल किया जाए। तो यहाँ पर आपको अदालतों का, पुलिस का निज़ाम आपके सामने ही है। जब इस्लामी निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाएगा, पाकिस्तान में उसका इस्लामी शरीयत इस्लामी का नफाज नहीं किया जाएगा, तो पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान का मसला ना ही इमरान खान है, पाकिस्तान का ना ही मसला नवाज शरीफ है, पाकिस्तान का ना ही मसला ज़रदारी है। पाकिस्तान का बेसिकली मसला ये है कि इधर शरीयत इस्लामी यानी कि इस्लामी निज़ाम नाफिज होना चाहिए। जब इस्लामी निज़ाम आ गया तो पाकिस्तान की हर किस्म की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है? शरई हदूद का नफाज। 1979 में यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, शरई हदूद का नफाज कब और किसके दौर हुकूमत में हुआ? 1979 में हुकूमत ने शरई हदूद का आर्डिनेंस नाफिज किया जिसके मुताबिक शराब चोरी और जना पर
यानी कि कौन सी सजाएं सुनाई गई जो हमारी शरीयत इस्लामी जो बताती है, जो नबी पाक के ज़माने में जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी सजाएं, वही सजाएं जो हैं जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौरे हुकूमत में इन यानी कि बेसिकली जो जुराइम थे इस पर नाफिज की। ये भी इनका बहुत अच्छा इकदाम था शरई यानी कि इस्लामी शरीयत नाफिज करने के सिलसिले में। अब तीसरा पॉइंट है ज़कात व अशर का निज़ाम। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ज़कात व अशर का निज़ाम किसके दौरे हुकूमत में कायम किया गया? इस निज़ाम के तहत यानी कि ज़कात व अशर के निज़ाम के तहत साबिक़ निसाब मुसलमानों से हर साल उनके बैंकों में से जमा की गई रकूम में से 10% यानी कि जिसे कहा जाए यकम रमज़ान को 2.5% के हिसाब से उनके अकाउंट में से जो रकम है वो काट ली जाती। ज़कात ये रकम ज़कात कौंसलों में तकसीम की जाती है। अब ज़कात कौंसलें आगे जो गरीब और मुस्तहिक हैं उनमें ये जो रकम है तकसीम कर दी जाती। सालाना ज़रूरी पैदावार की मखसूस हद का भी 10% अशर वसूल किया जाता है। अगर कोई कनक की सूरत में, चावल की सूरत में कोई अपनी ज़कात निकालना चाहता है तो हुकूमत ने, ज़ियाउल हक की हुकूमत ने 10% के अशर के निज़ाम से वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसकी वसूली का काम अमली तौर पर 1983 में ये जो कानून था इस पर बाकायदा तौर पर जो इम्प्लीमेंट है प्रैक्टिकल तौर पर वो 1983 में इस पर अमल दरामद किया गया। अब पॉइंट नंबर 4, सूद का खात्मा। अब 1981 में सूद के खात्मे के लिए नफ़ा व नुकसान की बुनियाद पर खाते खोले गए जिसे यकम जुलाई 1984 में PLS खातों में तब्दील कर दिया गया। पॉइंट नंबर 5, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान की लाजमी तालीम। अगर बेसिकली देखा जाए अपने मुल्क से यानी कि अपना मुल्क से प्यार के लिए, अपने एक पैट्रियोटिज्म होने के नाते, एक मुहब्बुल वतन होने के नाते ये इकदाम जिसे मैं आज तक यानी कि सराह रहा हूँ, इस इकदाम को हर पाकिस्तानी जो बेसिकली कहता है मैं पाकिस्तानी हूँ, सच्चा पाकिस्तानी, वो इस इकदाम को नहीं भूल सकता कि ज़ियाउल हक ने जो पाकिस्तान की पहचान किस बुनियाद पर पाकिस्तान मिला और इस्लाम से प्यार के लिए मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात को क्या किया कि इसको 1 से लेकर BA तक लाजमी तालीम करार दी गई। अब उनका जो यानी कि अब वही जो उन्होंने कानून जो नाफिज किया था तब से लेके अब तक BA तक आप यानी कि अगर सिंपल FA करते हैं, FSC करते हैं, ठीक है, FSC प्री इंजीनियरिंग मेडिकल जो भी करते हैं, BSc करते हैं, BCom करते हैं, लेकिन ये दो जो मज़ामीन हैं इसको आप पर पढ़ना लाजिम है, ये लाजमी मजमून में शामिल है। तो ये इनका बहुत अच्छा इकदाम है। क्यों, किस सिलसिले में? ताकि इस्लाम से जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है वो इस्लाम से यानी कि जुड़ी रहे और मुतालिया पाकिस्तान और नौजवान नस्ल को पाकिस्तान के बारे में, आजकल की नौजवान नस्ल को पाकिस्तान के बारे में आगाही नहीं, तो उनके इस इकदाम से चले वो थोड़ी किताबें BA में पढ़ लेते हैं या FA में पढ़ लेते हैं, कुछ बहुत तो पाकिस्तान के बारे में उन्हें पता चल जाता है कि पाकिस्तान किस बेस पर कायम किया गया और कितनी मेहनतों से हमने इसे हासिल किया, कितनी कुर्बानियों से। आज पॉइंट नंबर 6, नमाज का इहतमाम। पॉइंट नंबर 6, नमाज का इहतमाम। जनरल ज़ियाउल हक ने एक उनके जो इकदाम जिसकी मैंने पीछे भी बड़ी तारीफ की, एक ये भी बहुत अच्छा इकदाम था। स्कूलों और कॉलेजों में नमाज ज़ोहर का बाकायदा और सरकारी दफ्तरों में जनरल ज़ियाउल हक ने यानी कि एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत लोगों को नमाज ज़ोहर की अदायगी का पाबंद बनाया गया। उधर स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में और सरकारी दफ्तरों में बाकायदा बाजमात नमाज कराई जाती थी। ये कदम लोगों को इस्लाम की तरफ रागिब करने के लिए उठाया गया। अब पॉइंट नंबर 7, एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस। रमज़ान का एहतराम के करने के सिलसिले में आपने एक ऑर्डिनेंस, एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें यानी कि अगर कोई रमज़ान का एहतराम नहीं करेगा तो उस पर यानी कि बाकायदा सज़ाएँ सुनाई गई। 500 रुपये जुर्माना और 3 माह की जो कैद है वो ये जो सज़ा के तौर पर किस सिलसिले में, ताकि लोगों के अंदर यानी कि इस्लाम और रमज़ान का एहतराम पैदा हो, उस सिलसिले में ये सज़ाएँ मुकर्रर की गई। आगे पॉइंट नंबर 8, दीनी मदारस। पॉइंट नंबर 8, दीनी मदारस।
ज़िया दौर में ही मदारस की सरपरस्ती की गई, इनके मदारस को बाकायदा बजट दिया जाता, मदारस की हौसला अफजाई की गई। और जनरल ज़ियाउल हक की दौर में इन मदारस को यानी कि इन अदारों की असनाद को जो इनकी संदें मिलती हैं अपना कोर्स कंप्लीट करने की सूरत में, उसे एम.ए. इस्लामियात की सनद का दर्जा दिया गया। अब पॉइंट नंबर 9, अरबी की लाजमी तालीम। स्कूलों में जमात हिशम से लेकर जमात हश्तम तक ये भी इनका बहुत अच्छा इकदाम था इस्लाम के सिलसिले में। मैं बार बार कहता हूँ ये वाहद यानी कि फौजी जरनैल हैं जिन्होंने इस्लाम को बहुत ही आगे लेके गए, जिन्होंने पाकिस्तान में वाक़अतन यानी कि शरीयत इस्लामी का निज़ाम जो है वो नाफिज किया। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूँ जनरल ज़ियाउल हक वाहद यानी कि पाकिस्तानी फौजी जरनैल हैं जिन्होंने खाना काबा में मक्का मुकरमा में बाजमात नमाज का भी इहतमाम किया, यानी कि अमामत का इन्हें यानी कि शर्फ मिला किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ। ये इनकी इज्जत में अगर जितनी बात कही जाए उतनी ही कम है। ये बस इसके बारे में हम यही कह सकते हैं ये अल्लाह की तरफ से इनको एक एजाज़ है। आगे बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम। इस्लामी कानून के हर पहलू पर तहकीक करने के लिए 1981 से इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम किया गया ताकि इस्लाम के बारे में यानी कि इस्लामाबाद में भी एक यूनिवर्सिटी कायम की गई जिसमें बाहर से मुल्क से लोग आके इस यूनिवर्सिटी में इस्लाम के बारे में तलीमात हासिल कर सकते थे। शरीयत फैकल्टी का तालीम। इस्लामाबाद कायद आज़म यूनिवर्सिटी में शरीयत फैकल्टी कायम की गई जहाँ कुरान मजीद, हदीस नबवी और फ़िक़्ह के और कानून के यानी कि तालीम का भी बंदोबस्त किया गया। तो आज हमने 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है, जो कि पहला टॉपिक था जनरल ज़ियाउल हक का दौर, उसके बाद 1977 से लेकर 1988 के दौरान पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के अहम पहलू। तो इन तमाम पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इसको लिखें भी। शुक्रिया।